Alright people, so we'll start with classification of wants. ठीक है, we have almost done this chapter. Please maintain silence people. ओके, सो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स को देखेंगे. व्हाट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ वांट? इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स. तो आपके कुछ वांट्स होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं और कुछ होते हैं आपके कलेक्टिव. इंडिविजुअल वांट्स और पर्सनल वांट्स आर दोज वांट्स व्हिच आर सैटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल पे कुछ वांट्स फुलफिल होते हैं और इनको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल वांट्स. एग्जांपल, शेफ वुड वांट अ नाइफ, अ गिटारिस्ट वुड वांट हिज गिटार, अ स्टूडेंट वुड वांट हिज नोटबुक एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये आपके भाई साहब इंडिविजुअल वांट्स हो गए. दीज आर नोन एज इंडिविजुअल वांट्स. इंडिविजुअल और पर्सनल वांट्स आर दोज वांट्स व्हिच आर सैटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल. एक शेफ को भाई साहब क्या चाहिए रहेगा? एक नाइफ, सब्जी वगैरह या मीट वगैरह काटने के लिए. ठीक है, अ गिटारिस्ट वुड वांट हिज गिटार. ठीक है, ये इंडिविजुअल वांट्स है. अ स्टूडेंट वुड वांट हिज नोटबुक और हिज बेसिकली कोर्स बुक. ठीक है, ये आपके इंडिविजुअल वांट्स हो गए. कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स विच wants where there is a collective satisfaction of wants. मतलब example, traveling by train. तो traveling by train is basically a collective satisfaction of wants. Learning in classroom. Classroom में जो learning होती है, free wifi at railway stations. ठीक है, learning in a classroom. Classroom में आपको individually teach नहीं किया जा रहा है, मतलब एक पूरे सामूहिक तौर पे आपको teach किया जा रहा है. ठीक है, एक collective है. So students are sitting in a classroom and the teacher is teaching. So he is teaching everyone. ठीक है, वाईफाई जो रेलवे स्टेशंस में होता है, ठीक है, आज की तारीख में आप उस वाईफाई को कलेक्टिवली सब लोग यूज कर सकते हैं. एवरीबडी कैन यूज दैट वाईफाई. ठीक है, ओके. नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. नेसेसिटीज आर वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. एग्जाम्पल, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन. ये सब आपके भाई साहब नेसेसिटीज हैं. दीज आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. इनके बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है. ठीक है. कंफर्ट्स आर दोज वांट्स व्हिच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, मोबाइल फोन एक्सेट्रा. ये सारी चीजें क्या करती हैं भाई साहब? हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं. ठीक है, दे बेसिकली मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. लग्जरीज आर दोज वांट्स व्हिच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट. वो ऐसी चीजें हैं जो प्लेजर और एंजॉयमेंट में आती हैं. एग्जाम्पल, फॉरेन वेकेशंस, डिनर एट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, हाई एंड फोन एक्सेट्रा. ये सब आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? लग्जरीज विच आर मेंट फॉर प्लेजर एज वेल एज फॉर एंजॉयमेंट. फॉरेन वेकेशंस आपका भाई साहब लग्जरी हो गया, मतलब इसके बिना भी आपका लाइफ चल सकता है. ठीक है, इसके बिना भी आपका लाइफ चल सकता है. डिनर एट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, आप एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाकर जब डिनर करते हैं, दैट इज ऑल्सो बेसिकली अ लग्जरी. कोई हाई एंड फोन ले लिया, 10,000 रुपए के फोन में भी स्मार्टफोन के सारे फीचर्स होते हैं और आईफोन में भी होता है. तो लेट्स से इफ यू हैव परचेज एन आईफोन, ठीक है, कोई हाई एंड फोन लिया आपने. सो दीज आर नोन एज लग्जरीज. नेसेसिटीज आर वेरी बेसिक नीड्स. ये सब के लिए सेम होते हैं. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ, ये आपके नेसेसिटीज होते हैं. फूड, खाना, ठीक है, शेल्टर मतलब रहने की जगह, एजुकेशन मतलब पढ़ाई और हेल्थ मतलब आपका जो हेल्थ होता है. ठीक है, हेल्थ के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं. सो नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. कंफर्ट्स आर दोज वांट्स व्हिच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं. जैसे हम हाथ से भी कपड़ा धो सकते हैं लेकिन हमने वॉशिंग मशीन यूज किया हुआ है. देखिए, हम भाई साहब मसाला हाथ से भी कूट सकते हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक मिक्सचर यूज कर रहे हैं. हम मोबाइल फोन से अपने काम कर रहे हैं. ठीक है, हमारा जीवन विदाउट मोबाइल फोन भी चल सकता है. पहले लोग विदाउट मोबाइल फोन ही थे, उनका जीवन भी चलता ही था. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली कंफर्ट्स. लग्जरीज क्या हो जाएंगी भाई साहब? दोज वांट्स व्हिच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट. ठीक है, तो जैसे आपका फॉरेन वेकेशंस, आप वेकेशन इंडिया में भी जा सकते हैं लेकिन आप बाहर जा रहे हैं, फॉरेन वेकेशंस. डिनर आप कैसे भी रेस्टोरेंट में कर सकते हैं लेकिन आप एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जा रहे हैं. हाई एंड फोन यूज कर रहे हैं. सो दीज आर नोन एज लग्जरीज. ठीक है, इनके बिना हम आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. इनके बिना भी हम कुछ हद तक सर्वाइव कर सकते हैं. ये सिर्फ हमारे डेली के कामकाज को थोड़ा सा इजी बनाते हैं. दे बेसिकली मेक इट इजी. कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. वैल्यू इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब इस चीज को समझिए. जैसे हवा क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? कैन यू सर्वाइव विदाउट एयर? बट आर यू पेइंग एनी प्राइस? नो. Is water very essential to you? ठीक है, is many things that you are basically not paying a price for are very essential to you. ठीक है,
डायमंड, क्या आप उसके बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं? वेरी मच, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप बहुत बड़ा प्राइस पे करने को तैयार हैं। सो वैल्यू इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैल्यू हैज टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। दो टाइप के वैल्यूज होते हैं आपके इकोनॉमिक्स में, एक होता है भाई साहब आपका वैल्यू इन यूज और दूसरा होता है आपका वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। वैल्यू इन यूज इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। जैसे समझ लो ऑक्सीजन, without oxygen we cannot survive, none of us can survive, so do you pay for this oxygen that you get? Obviously not, ठीक है। so it refers to the worth of a commodity. in simple words it is the usefulness of a commodity. एक commodity का भाई साहब कितनी utility है या usefulness है उसको हम बोलते हैं value in use, ठीक है। Example, no one has to pay for sunshine but it is very useful for us. Without sunshine it is next to impossible to sustain your life. Are you paying anything to receive sunshine? No. Without भाई साहब आपका oxygen it is absolutely impossible to sustain life. But are you paying anything for it? Obviously not. ठीक है। Similarly, oxygen is available freely in nature, but it is very useful for us. तो ये value in use हो गया. You are not paying anything for this, but they are high end values. मतलब इनका value in use बहुत ज़्यादा है, ठीक है। Value in use बहुत ज़्यादा है. In economic language, sunshine or oxygen are said to have high value in use. They do not have any value in exchange. मतलब इनको आप खरीदते नहीं हैं, आपको abundantly available है। किसी rich person को भी उतना ही ऑक्सीजन और सनशाइन अवेलेबल रहेगा जितना किसी पुअर पर्सन को, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली वैल्यू इन यूज। इकोनॉमिक्स में हम इनको स्टडी नहीं करते हैं, वी आर ओनली स्टडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच हैव अ वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। वी डू नॉट स्टडी द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच हैव वैल्यू इन यूज। तो इनका भाई साहब वैल्यू इन यूज काफी ज्यादा है, ठीक है, ऑल्दो देयर इज नो वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। तो पैराडॉक्स मतलब कंफ्यूजन, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री गुड्स। पैराडॉक्स इज बेसिकली, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू इज बेसिकली व्हाट, एक कंफ्यूजन है। पैराडॉक्स इज अ कंफ्यूजन, वैल्यू इन यूज, ठीक है। दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री गुड्स, इट refers to the worth of a commodity. In simple words, it is usefulness of a commodity. No one has to pay for sunshine, but it is useful for us. Similarly, oxygen is available freely in nature, but it is very useful for us. In economic language, sunshine or oxygen are said to have high value in use, ठीक है। So they are examples of free goods. ये हमारे लिए freely available है, they are freely available to us, hence we do not pay a price for them, we do not pay a price for them, ठीक है। Value in exchange, it refers to the worth of a commodity or a service expressed in terms of another commodity, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई टीवी इन एक्सचेंज फॉर योर ओल्ड लैपटॉप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस सिस्टम नोन एज बार्टर सिस्टम, ठीक है। पहले के जमाने में भाई साहब बार्टर सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। आप भाई साहब मुझे, आई विल गिव यू माई टीवी इन एक्सचेंज ऑफ योर ओल्ड लैपटॉप, हियर द लैपटॉप इज वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर द टीवी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये आपका भाई साहब वैल्यू इन एक्सचेंज हो गया। सो लैपटॉप इज इन एक्सचेंज फॉर द टीवी एंड वाइस वर्सा। व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो वैल्यू इन एक्सचेंज, उसके बदले में क्या, या तो गुड्स के बदले में गुड्स, या तो सर्विसेज के बदले में सर्विसेज, या तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पैसा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो दो टाइप के वैल्यूज हैं, एक होता है वैल्यू इन यूज और दूसरा होता है आपका वैल्यू इन एक्सचेंज। जिन चीज़ों की भाई साहब कीमत, मतलब जिन चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई कीमत अभी तक हम नहीं लगा पाए हैं, उनको हम बोलेंगे हाई वैल्यू इन यूज। और जिन चीज़ों की कीमत हम अदा करते हैं उनको हम बोलेंगे वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। Any good which commands a price is termed as economic good. Example, TV, car, salt, bottled water, इन सब का भाई साहब एक प्राइस है। So there is a value in exchange for them, ठीक है। Some commodities have high value in use but low value in exchange. Example, water, oxygen in the atmosphere, ठीक है। तो इसका भाई साहब क्या है, हमारा बहुत ही लो वैल्यू इन एक्सचेंज है, इनके लिए हम कोई पैसा नहीं देते हैं। They are easily available to us, so they have high value in use but low value in exchange. Some commodities have low value in use but high value in exchange due to their scarcity. कुछ ऐसे commodities होते हैं जिनका low value in use होता है but high value in exchange due to their scarcity. Example, देखो डायमंड कोई काम का नहीं है हमारे, हम उसको इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसे देकर खरीद रहे हैं क्योंकि वो रेयर है। अदरवाइज डायमंड से ज़्यादा काम का तो आपका लोहा हो गया, ठीक है। तो डायमंड इज ऑफ नो यूज टू अस, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स दे आर ऑफ नो यूज टू अस, ठीक है, बट वी आर पेइंग अ वेरी हाई प्राइस फॉर द सेम, ठीक है।
Clear? Are we clear on this one, people? Okay. So some commodities have low value in use but high value in exchange due to their scarcity. Scarcity मतलब बहुत कम अवेलेबल, ठीक है? Example diamonds, expensive paintings, etc. Okay. असर्शन एंड रीजनिंग होती है भाई साहब. असर्शन रीजनिंग सीबीएसई वालों को आदत होगी, स्टेट बोर्ड वालों को नहीं है, ठीक है? सो असर्शन एंड रीजनिंग होता क्या है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग. तो सोशल साइंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस. क्या ये सही है? Is it correct? Okay. Social science is related to some or other aspect of human behavior. ये human behavior से related है, ठीक है? So A is true but R is false. Is it correct? No, both are true. A is false but R is true. This is also A and R is true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. तो आपका A और R दोनों भी true है and R is the correct explanation of A. तो social science is called an abstract or behavioral science. Why? Because social science is related to some or other aspect of human behavior. ये किसी human behavior से related, ठीक है? Social science is an abstract or behavioral science. ये behavioral science है because it is related to some or other aspect of human behavior. किसी ना किसी human behavior से ये interconnected है, ठीक है? Choose the correct answer from the following. Human wants have grown in number. Human wants बहुत ज़्यादा नंबर में grow हुए हैं. Means to satisfy wants have increased. ठीक है? A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Human wants have grown in number. Is it true? Obviously yes. हमारे पास जितना पैसा आएगा उतना हमारे wants बढ़ेंगे and they are unlimited in nature. ठीक है? Means to satisfy wants have increased. हमारे जो means हैं, ठीक है, wants को fulfill करने के वो increase हो गए हैं, ठीक है? So they have also increased. So human wants have grown in number because means to satisfy these wants have grown in number. ठीक है? तो क्या ये दोनों एक दूसरे को A is true but R is false. तो हमारे means क्या increase हुए हैं? देखो जैसे अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, तो मीन्स टू फुलफिल दिस वांट्स, वही आपका एग्रीकल्चरल क्रॉप ही आप खाएंगे, है ना? तो वो तो सेम ही रहा ना, दैट इज नॉट इंक्रीज. मतलब आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं बढ़ा है बट आपका वांट बढ़ गया है, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ पानी, ठीक है, सबको पानी चाहिए, जैसे आज पानी बंद है ना? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सबको नहीं दे सकते, क्योंकि मीन्स हमारा रिड्यूस होता जा रहा है. मीन्स आर नॉट इंक्रीजिंग विथ आवर वांट्स, ठीक है? हमारे वांट्स बढ़ते जा रहे हैं बट पैरेलली हमारे मीन्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है? सो एक टाइम था जब पानी फ्रीली अवेलेबल था भाई साहब, ठीक है? आज की तारीख में पानी हमको खरीद के लेना पड़ता है, ठीक है? और हमारे जो पानी का अवेलेबिलिटी है वो दिन दिन कम होता जा रहा है क्योंकि हमारा मीन्स जो है तो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है? So human wants have definitely grown in number but means to fulfill the wants have increased. This is false, ठीक है? Features of wealth. To be regarded as wealth, a commodity must possess the following characteristics. तो जिस भी commodity को हम wealth हिसाब से recognize करते हैं उसकी क्या होनी चाहिए? यूटिलिटी. वो यूजफुल होना चाहिए. इट शुड हैव यूजफुलनेस. किसी चीज़ का अगर यूजफुलनेस नहीं है तो भाई साहब उसको हम क्यों खरीदने जाएंगे? कोई भंगार भाई साहब पड़ा हुआ है या जैसे आप भाजी मार्केट में जाएंगे तो काफ़ी सारा वेस्ट सब्जी पड़ा रहता है, क्या वो कोई खरीदता है? नहीं खरीदता है, ठीक है? उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. दूसरी हो गई आपकी स्केयरसिटी. जैसे समझो किसी चीज़ की शायद यूटिलिटी नहीं है लेकिन उसकी स्केयरसिटी है. फॉर एग्जांपल डायमंड्स, दे डू नॉट हैव यूटिलिटी बट दे डू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ स्केयरसिटी, तो इसलिए इनका वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है. एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी मतलब एक्सटर्नल होना चाहिए. ट्रांसफरेबिलिटी मतलब ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है? दे शुड बी ट्रांसफरेबल. यूटिलिटी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? अ कमोडिटी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एज वेल्थ. तो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी कमोडिटी में उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है? दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है? फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा कैन बी कंसिडर्ड एज वेल्थ. दे कैन बी कंसिडर्ड एज वेल्थ, ठीक है? क्लियर है? On the other hand, we exchange old newspapers for money, but it has got no utility for us. जो आपके घर में रद्दी होती है, ठीक है, old newspapers. On the other hand, we exchange old newspapers for money. हम old newspapers बेच देते हैं और हमको पैसा मिलता है क्योंकि वो हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं है, ठीक है? So utility क्या होती है? Usefulness. A commodity must have the capacity to fulfill human wants for it to be considered as wealth. Example, furniture, refrigerator, etc. can be considered as wealth. इनको हम wealth मान सकते हैं. On the other hand, we exchange old newspapers for money, but it has no utility for us. But हमारे लिए इनका कोई utility भाई साहब नहीं है, ठीक है? Okay.
देयरफॉर इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वेल्थ, इसीलिए हम इसको वेल्थ नहीं मान सकते। स्केर्सिटी क्या होती है? अ कमोडिटी मस्ट बी स्केर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड इफ इट इज टू बी कंसिडर्ड एज वेल्थ। एक कमोडिटी भाई साहब बहुत रेयरली उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। अ कमोडिटी मस्ट बी स्केर्स इन सप्लाई, मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे स्केर्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्केर्सिटी। अ कमोडिटी मस्ट बी स्केर्स इन सप्लाई, ठीक है, in relation to demand if it is to be considered as wealth. Example, all economic goods for which price is paid. ऐसे सारे इकोनॉमिक गुड्स जिसके लिए हम एक प्राइस पे करते हैं उसको हम बोलेंगे स्केर्स, ठीक है। दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। जिस चीज की भाई साहब स्केर्सिटी जितनी ज्यादा होगी उस चीज की कीमत भी उतनी ज्यादा होगी। द मोर स्केर्स एन ऑब्जेक्ट इज द मोर विल बी इट्स वैल्यू इन एक्सचेंज। एक्सटर्नैलिटी क्या होती है भाई साहब? व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी? अ गुड कैन बी रिफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड। अभी देखो जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे बॉडी के जो बाहर है उसी चीज का वैल्यू लग सकता है, मेरे हार्ट का कोई वैल्यू लग सकता है क्या? मेरे किडनी का कोई वैल्यू लग सकता है क्या? नहीं हो सकता है, लोग बेच बाच रहे होंगे लेकिन वो इलीगल है ना। बॉडी पार्ट्स की हम सौदेबाजी नहीं कर सकते। अगर कोई विलिंगली अपनी फैमिली मेंबर को कोई किडनी डोनेट कर रहा होगा दैट इज अ डिफरेंट इशू, ठीक है। लेकिन बॉडी पार्ट्स की सौदेबाजी हम नहीं कर सकते, बॉडी पार्ट्स का भाई साहब लेन देन नहीं कर सकते हम, ठीक है। सो वॉट एवर गुड्स वी आर कंसिडरिंग फॉर सेलिंग और getting a value in exchange that has to be external. तो a good can be transferred only if it is external to human body, मतलब वो human body पे external है, human body के बाहर है। Are we clear on this one people? ठीक है, okay. Example, bag, books, car, etc. Health is not wealth in economics. हम health को wealth नहीं मानते हैं economics में, ठीक है। As it is not external to human body, that is it does not possesses the characteristic of externality. हर वो चीज जो हमारे बॉडी के बाहर है वो एक्सटर्नल है और उसकी कीमत लगाई जा सकती है। नींद आ रही है बहुत जोर से, ठीक है। एनीथिंग विच इज आउटसाइड आवर बॉडी इज एक्सटर्नल टू आवर बॉडी एंड वी कैन बेसिकली हैव अ वैल्यू फॉर दैट थिंग, और इसी को हम बोलेंगे एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। क्लियर है? ट्रांसफरेबिलिटी, अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस टू बी कंसिडर्ड एज वेल। जैसे अगर कोई चीज है उसको हम एक दूसरे को बेच रहे हैं, है ना। अगर कोई चीज ऐसी है जो फिक्स्ड है भाई साहब, जिसको बेच नहीं सकते, रास्ते को बेच सकते हो क्या भाई साहब? नहीं बेच सकते, वो एक ही जगह पे है, ठीक है। यू कैन नॉट सेल एक ऐसी चीज जिसको आप बेच सकते हो। जैसे मैं एक प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ, आज मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, कल कोई और हो जाएगा, तो दैट इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। दैट इज ट्रांसफरेबल। तो हमने क्या किया? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। सो अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक इंसान से दूसरे इंसान में एक कमोडिटी ट्रांसफरेबल होना चाहिए एंड प्लेस टू बी कंसिडर्ड एज वेल्थ। अगर किसी कमोडिटी को वेल्थ मानना है, इट शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू बी कंसिडर्ड एज वेल्थ, ठीक है। It is possible to transfer commodity from one place to another only when it is in material form or it is tangible. अगर वो material form में है या वो tangible है। Example vehicle हो गया, ठीक है। Example ज्वेलरी हो गई। एक इंसान से दूसरे इंसान को हम तभी बेच सकते हैं। It is possible to transfer commodity from one place to another, एक प्लेस से अनदर प्लेस ओनली व्हेन इट इज मटेरियल फॉर्म और टैंजिबल, जिसको आप छू सकें, ठीक है। मेरे ख्यालात हैं, इसको मैं बेच नहीं सकता, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर कमोडिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली व्हेन इट इज इन मटेरियल फॉर्म और इज टैंजिबल, व्हीकल, ज्वेलरी एक्सेट्रा। हेंस ट्रांसफर कैन ऑल्सो मीन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप, जैसे अगर आपका प्रॉपर्टी है, आज ये ओनर है, कल वो ओनर है, तो ये क्या हो गया भाई साहब? ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर होगी। देयरफॉर इवन सेल्फ ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एक्सेट्रा कैन बी कंसिडर्ड एज वेल। तो आपका जो भी वेल्थ किसको मानेंगे हम? जिसको आप ट्रांसफर कर सके, जिसको आप खरीद सके, बेच सके। तो सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, जैसे आपका हाउस हो गया, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेल्थ। तो आपका सेल्फ ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एक्सेट्रा, ऑल दीज कैन बी कंसिडर्ड एज वेल्थ, ठीक है। जिसको आप ट्रांसफर कर सके, जिसको आप छू सकें, टैंजिबल एसेट है वो, ठीक है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। तो आपके इनकम क्या क्या हो जाएंगे? देखो, एक होता है आपका पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, fixed income, then you have fluctuating income, money income, real income, contractual income, residual income, earned income, unearned income. So these are different types of incomes that we have.
ठीक है। सो आपका पर्सनल इनकम क्या हो जाएगा, बोलो, द अर्निंग्स दैट अ पर्सन रिसीव्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड इज पर्सनल इनकम, ठीक है। तो जो अर्निंग्स एक इंसान लाता है फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सो डिफरेंट सोर्सेज से जो पर्सन इनकम जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो भी आपका बचता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर। तो पर्सनल इनकम का जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट बचता है आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, इसको हम बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो आपकी जो इनकम है डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है, वो हो गई आपकी पर्सनल इनकम। और इस पर्सनल इनकम में से जो भी आपका टैक्स है उसको देने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। फिक्स्ड इनकम क्या हो जाएगा, इनकम विच रिमेन्स स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फिक्स्ड इनकम। एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। जो रेंट आप रिसीव कर रहे हैं एक टाइम तक आपको उतना ही रेंट मिलेगा, ठीक है, 11 महीने तक वही रेंट मिलेगा। सैलरी, ये भी आपका आज इतना कल दुगना हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, एक स्पेसिफिक ईयर में आपको उतनी सैलरी हर मंथ मिलेगी, ठीक है। वेजेस मतलब जो आपको पगार मिलती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो फिक्स्ड रहती हैं, दीज आर बेसिकली फिक्स्ड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग इनकम, income which is not fixed and keeps on changing or fluctuating is called fluctuating income। जो भाई साहब फिक्स नहीं होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, उसको हम बोलते हैं fluctuating income। फॉर एग्जाम्पल दिस इनकम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो भाई साहब ये पॉजिटिव भी हो सकता है इंक्रीजिंग, नेगेटिव भी हो सकता है डिक्रीजिंग और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस मोड में। एग्जाम्पल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, अर्निंग्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी भाई साहब फ्लक्चुएटिंग इनकम है। मतलब ये डिपेंड करता है मार्केट की सिनेरियो कैसी है। मार्केट सिचुएशन बहुत अच्छा हो गया तो आपके शेयर के भाव बढ़ गए भाई साहब, तो आपने अर्निंग्स कर ली। अगर मार्केट में डाउनग्रेड हो गया तो शेयर के भाव गिर जाएंगे तो आपका भाई साहब लॉस हो जाएगा, यू विल बेसिकली इनकाउंटर लॉस। क्लास चल रहा है, बैठिए बैठिए। इधर बैठिए। ओके, सो आपका फ्लक्चुएटिंग इनकम है। फ्लक्चुएटिंग इनकम मतलब जिसमें आपका इनकम ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ओके, विल टॉक अबाउट मनी इनकम, ठीक है। नाउ व्हाट इज मनी इनकम? इट इज द इनकम विच इज रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री। तो आपका जो एक्चुअल करेंसी में जो पैसा जनरेट होता है एक्चुअल पैसे में, तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब मनी इनकम। फ्लक्चुएटिंग इनकम मतलब जो ऊपर नीचे हो, शेयर मार्केट का इनकम आपका ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आपके ऊपर नीचे पैसे लगाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, ठीक है। सो इट इज इनकम विच इज रिसीव्ड इन द एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री। सो जो इनकम आप करेंसी ऑफ अ कंट्री में रिसीव करते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? मनी इनकम, दैट इज नोन एज मनी इनकम। इन अदर वर्ड्स इट इज द इनकम इन कैश। एग्जांपल लेट्स से 5000 आपका इनकम इन कैश है, ठीक है। रियल इनकम, इट इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम। तो रियल इनकम क्या है भाई साहब? आपका परचेजिंग पावर है, मनी का जो आप पैसों से क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं उसको हम बोलेंगे रियल इनकम। इट इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम, ठीक है। कमोडिटीज परचेज आउट ऑफ मनी इनकम को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? रियल इनकम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, दिस इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप इसको देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स, मतलब जैसे समझ लो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। आपको ये काम ये यहाँ पे पेंटिंग करके देना है। किसी पेंटर को मैंने बुलाया और बोला कि भाई साहब यहाँ पे लेट्स से किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, सारा वायरिंग करके देना है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब सारा वायरिंग अगर मेरा इंटैक्ट हो जाएगा तो इतना पैसा तुमको। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया, मतलब मेरा वो एक कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा कि हाँ भाई साहब इतना पैसा लगेगा। किसी पेंटर को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। द इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सैलरी भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है,
ठीक है। सैलरी भी कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है, क्योंकि सैलरी जब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको एक ऑफर लेटर मिलता है, उस ऑफर लेटर में आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जॉब होंगे प्लस आपकी सैलरी होगी, तो इतना काम करेंगे तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो दिस इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल रेंट, वेजेस, प्रोफेशनल फीस एक्सेट्रा। रेसिडुअल इनकम क्या हो जाएगा भाई साहब? इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेसिडुअल इनकम। तो आपका जो इनकम बचता है आफ्टर पेइंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपका भाई साहब जो भी लाइफ में जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपका टैक्स सब कुछ, सब खर्चा जो बस सारे खर्चों को पूरा करने के बाद, आपके इनकम से सारे खर्चों को पूरा करने के बाद जो बचता है उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिडुअल इनकम, ठीक है। दैट इज नोन एज रेसिडुअल इनकम, ठीक है। So that is basically known as residual income. अभी earned income क्या हो जाएगा भाई साहब? The income that is earned after participating in a productive activity is called the earned income. तो इनकम जो हम earn करते हैं after participating in a productive activity is known as earned income. Example rent, interest, wages, profit. Unearned income क्या हो जाएगा? Income received from all sources without indulging in any productive activity. ठीक है, तो आपका देखो unearned income है, ऐसे ही मिल गया भाई साहब पॉकेट में, ठीक है। आप भाई साहब शादी में जैसे मुंह दिखाई मिल जाती है, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब अनअर्न्ड इनकम है, जो आपको नहीं मिलना चाहिए था लेकिन मिल गया है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज विदाउट इंडल्जिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। भाई साहब विरासत में आपके दादाजी ने भाई साहब 50 लाख रुपए छोड़ दिया आपके नाम पे, तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप पोते हैं भाई साहब, आपको मिल गया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। आपने इसको अर्न नहीं किया है, आपको विरासत में मिल गई है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। विंडफॉल गेन्स, इनहेरिटेंस फ्रॉम एंसेस्टर्स। विंडफॉल गेन्स अभी तो नहीं होता है, ठीक है। विंडफॉल गेन्स मतलब अचानक बहने में कहीं से पैसा आ गया, ठीक है। भाई साहब हम कुछ ऐसे मतलब अपने घर में कोई खेती कर रहे थे और अचानक से भाई साहब गोल्ड निकल आया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। इनहेरिटेंस फ्रॉम एंसेस्टर्स, तो हमारे पूर्वजों का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। लॉटरी प्राइजेस, कोई लॉटरी पे आपने प्राइज जीत लिया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। यू हैव नॉट लेबर्ड, आपने कोई मेहनत नहीं की है इस इनकम को अर्न करने के लिए, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज भाई साहब कितने टाइप के हो गए? एक हो गया आपका प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा एक्सचेंज एंड फाइनली कंजम्पशन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा भाई साहब? is creation of utility. There are 4 factors of production, namely land, labor, capital and entrepreneur, ठीक है। लैंड, किसी भी धंधे को चलाने के लिए आपको यू विल नीड एन अमाउंट ऑफ लैंड। लेबर, किसी भी धंधे को चलाने के लिए भाई साहब आपको खुद लेबर करना पड़ेगा या आपको लोगों को रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लेबर। कैपिटल मतलब पैसा, किसी भी धंधे को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर मतलब जो ओनर होगा बिजनेस का, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। So land is what people, land is a natural factor of production. Any natural resource that is available on, above and below the surface of earth is called land in economics. तो land क्या है भाई साहब? ऊपर या नीचे, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन सके। अभी बिलो मतलब क्या होता है? कभी कभी आप माइनिंग करते हैं कि नहीं, तो बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ जाते हैं, ठीक है, मेटल्स निकालते हैं, तो यू आर गोइंग बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ। अबव, जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं भाई साहब, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। एनी नेचुरल रिसोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन, अबव एंड बिलो द सर्फेस। अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ में एक और आता है वाटर में जो आपका भाई साहब फिशेस होते हैं, जो मछली हम पकड़ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फिशरीज इंडस्ट्री, ठीक है। इट इज कॉल्ड लैंड इन इकोनॉमिक्स। सॉइल, वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सनशाइन, एयर, विंड एक्सेट्रा अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड मिनरल्स, गैस, ऑयल एक्सेट्रा बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये सारी चीजें हैं। तो गैस और ऑयल यू गेट बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, soil, water on the surface of earth, sunshine, air, wind etc. above the surface of earth, and minerals, gas, oil etc. ये ठीक है। लेबर, व्हाट इज लेबर? लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब जो ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लेबर, ठीक है। ओके, एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस इज कॉल्ड लेबर। तो आप फिजिकली या मेंटली मेहनत करते हैं
जिसके ऊपर आपको मिलता है पगार, ठीक है। फिजिकल मतलब आप बहुत भारी भरकम कोई काम कर रहे होंगे, मजदूरों वाला काम, या आप अगर भाई साहब मेंटल कोई काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ कर भाई साहब अकाउंट्स टैली कर रहे हैं, इसमें आपका फिजिकल एक्सर्शन नहीं है लेकिन मेंटल एक्सर्शन है, तो यू गेट पेड फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी एंड यू गेट पेड योर वेजेस। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? लेबर। लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस इज कॉल्ड लेबर। कारपेंटर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, बस कंडक्टर, ये सारे भाई साहब क्या हैं? आपके लेबरर्स हैं, ठीक है। कारपेंटर गेट पेड वेजेस, इंजीनियर, अकाउंटेंट, बस कंडक्टर। कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मींस फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मींस फॉर फर्दर प्रोडक्शन मतलब आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? पैसा, द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, दैट यू इन्वेस्ट फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट इज मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये, ठीक है। कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट एज रिवॉर्ड, तो ये क्या करता है भाई साहब? इंटरेस्ट अर्न करता है एज रिवॉर्ड। एग्जाम्पल मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सारे आपका कैपिटल है। देखो, जिस चीज को आप पैसे से लाते हो, समझ लो आपने कोई अपना फैक्ट्री सेटअप डाला, उसमें आपने जो मशीन खरीदा पैसों से, वो हो गया भाई साहब आपका कैपिटल। टेक्नोलॉजी जो आपने डाला वो कैपिटल, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सारे आपके हो गए भाई साहब कैपिटल्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली द बिजनेसमैन, जो बिजनेस को पूरी तरह से सेटअप करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर हु इज द रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, तो ये आपका रियल कैप्टन है इंडस्ट्री का, ठीक है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे। एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर हु इज द रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, सो ही इज बेसिकली द वन हु इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीवन, ठीक है। रियल कैप्टन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर who coordinates, organizes and gets work done from other factors of production. He earns profit as a reward. तो ये भाई साहब प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इतनी मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उसको ही प्रॉफिट मिलता है। ही इज द वन हु एक्चुअली टेक्स द एंटायर प्रॉफिट, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमॉन्ग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैक्टर रिवॉर्ड्स, जो पगार है, जो इनकम है, ये पूरे अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है एंड दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड्स, द पेमेंट ऑफ रेंट टू लैंड, wages to labor, interest to capital and profit to entrepreneur takes place through the process of distribution. तो आपका पेमेंट ऑफ रेंट टू लैंड, वेजेस टू लेबर, इंटरेस्ट टू कैपिटल एंड प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारा प्रोसेस भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ रेंट टू लैंड मतलब भाई साहब आपने कोई लैंड लिया है या कोई आपने शॉप लिया हुआ है, उसके लिए आप जो रेंट दे रहे हो। वेजेस टू लेबर, किसी को लेबर अप्लाई किया आपने तो उसको जो आप वेजेस दे रहे हो। इंटरेस्ट टू कैपिटल, किसी से आपने भाई साहब कैपिटल बोरो किया था, उसके अगेंस्ट में आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट, ठीक है। एंड प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर जो मेहनत कर रहा है उसके एक्सचेंज में उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सचेंज रेफर्स टू सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी आपका सेल एंड परचेस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, इट रेफर्स टू गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी। तो अलग अलग यूनिट्स में इकोनॉमी में जो होता है धंधा जो हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? एक्सचेंज। इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज हैज टू बी अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो इकोनॉमिक्स वहीं से शुरुआत होती है जहां पे आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इट इज ऑलवेज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब अगर आप पैसों का लेन देन नहीं कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट स्टडिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज हैज टू बी अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, उस काम के अगेंस्ट में कोई पैसा नहीं ले रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इफ यू आर डूइंग अ वर्क एंड इन एक्सचेंज यू आर टेकिंग मनी, इट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड दैट विल बेसिकली मीन एक्सचेंज, ठीक है। कंजम्पशन क्या होता है भाई साहब? कंजम्पशन रेफर्स टू मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल ह्यूमन वांट्स। तो हम ये जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल ह्यूमन वांट्स, दैट इज नोन एज कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन हो जाएगा भाई साहब ये, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? बहुत बड़े लेवल पे जो इकोनॉमिक्स होती है, रीजन के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे जो पूरी इकोनॉमिक्स होती है उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम हो गया, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड साइकिल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नेशनल इनकम मतलब इन सिंपल वर्ड्स, नेशनल इनकम मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो टोटल इनकम होती है कंट्री की उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सो चारों तरफ से एक कंट्री में जो इनकम होती है दैट इज ऑलवेज रेफर्ड टू एज नेशनल इनकम, ठीक है। इट रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। पूरे नेशन का इनकम है नेशनल इनकम, ठीक है, ओके।
In the economic sense, national income is the aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. तो एक कंट्री में विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, गुड्स मतलब आपका मोबाइल फोन, टीवी वगैरह, ये सारे गुड्स हो गए, सर्विसेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक सर्विस हो गई, वाटर सप्लाई एक सर्विस हो गया, रोड्स एक सर्विस हो गई, तो ये जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज गुड्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ईयर, इन इकोनॉमिक सेंस दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम. ये हो जाएगा नेशनल इनकम. ठीक है. Saving is that part of the income which is not currently spent on consumption. सेविंग एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम अभी भी कंजम्पशन में स्पेंड नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट स्पेंडिंग इट ऑन कंजम्पशन. ये इनकम का एक पार्ट है जिसको हमने साइड में रख दिया है फ्यूचर के लिए, है ना. सेविंग्स हम क्या करते हैं फ्यूचर के लिए, इसको हमने भाई साहब स्पेंड नहीं किया है. सो वी आर कीपिंग इट असाइड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. दिस पार्ट ऑफ इनकम इज यूजुअली सेट असाइड टू बी एबल टू सेटिस्फाई नीड्स दैट अराइज इन द फ्यूचर. ठीक है. तो ये पार्ट जो है इनकम का, इसको हमने अलग रखा हुआ है टू एबल टू satisfy and fulfill needs of future. तो हम फ्यूचर के नीड्स को इसमें फुलफिल करते हैं. इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है, थ्रू मोबिलाइजेशन, दैट इज कलेक्शन ऑफ सेविंग्स. तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई साहब, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स. कैपिटल एसेट्स क्या हो जाएंगी, लैंड, मशीनरी, ये सारे आपके हो जाएंगे भाई साहब कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन, दैट इज कलेक्शन ऑफ सेविंग्स. हम सेविंग्स कर रहे हैं और इन सब चीजों को बढ़ा रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा. ठीक है. ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस. दे आर अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो ट्रेड साइकिल्स मतलब क्या होता है, एक बार बिजनेस ऊपर जाता है, एक बार भाई साहब नीचे जाता है, ये तो होता ही है. ठीक है. सो ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस. समटाइम्स द बिजनेस गोज अप, समटाइम्स इट गोज डाउन. सो दीज आर फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस. दे आर अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अप्स एंड डाउन्स रेफर टू फ्लक्चुएशंस कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन. तो इन्फ्लेशन मतलब कीमतों बढ़ना, इन्फ्लेशन मतलब चीजों की कीमतें बढ़ना, और डिप्रेशन मतलब चीजों की कीमतें कम होना. ठीक है. अप्स एंड डाउन्स होता ही रहता है. इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल. तो ये जो चीजों की कीमतें बढ़ती हैं इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. इट इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल. तो जनरल प्राइस लेवल में कंटिन्यूअस राइज जो होता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो बहुत समय से जो रियल इनकम, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब रियल नेशनल इनकम में ग्रोथ, जो नेशनल इनकम है उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ का होना, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज क्वांटिटेटिव डायमेंशन. मतलब हम इसको क्वांटिटेटिव मतलब कितना, ठीक है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी. ठीक है. कितना जनरेट हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डायमेंशन. इकोनॉमिक ग्रोथ विल हैव क्वांटिटेटिव डायमेंशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, Economic development refers to economic growth plus progressive changes in certain important variables which determine the well-being of people like education, health, sanitation, ये सारी चीजें. ठीक है. तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, सिर्फ पैसा कितना बढ़ा है, नेशनल इनकम कितना बढ़ा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, दूसरी चीजें भी क्या बढ़ी हैं. ठीक है. पैसे के साथ साथ भाई साहब आपका एजुकेशन बढ़ा है क्या, हेल्थ में चेंजेस आए हैं क्या, सैनिटेशन फैक्टर्स कैसे हैं. ठीक है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच डिटरमिन द वेल बीइंग ऑफ पीपल लाइक एजुकेशन हो गया, ठीक है, आपका हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीजों का भी ग्रोथ अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अदरवाइज सिर्फ पैसे अगर बढ़ रहे हैं तो इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे. पैसे के साथ साथ जो आपका वेल बीइंग के फैक्टर्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. Okay, complete the following statements by choosing the correct alternative. Dash is creation of utility, consumption, labor, exchange, production. क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोडक्शन ना. प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. आप भाई साहब जब किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी यूटिलिटी हो. ठीक है. तो प्रोडक्शन इज डैश इज प्रोड्यूस्ड मींस फॉर फर्दर प्रोडक्शन. Produced means for further production. Capital is basically the produced means for further production. देखो
कैपिटल क्या है? पैसा। आपने भाई साहब बिजनेस किया, पैसा कमाया, अभी इस पैसे से और बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे, तो इट इज प्रोड्यूस्ड मीन्स मतलब प्रोड्यूस हुआ है और प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। Dash is a continuous fall in overall prices and lowering down of economic activities in general. Depression, degrowth, depression और degrowth. तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब डिप्रेशन, ठीक है। This will be depression. Complete the correlation. Necessity dash is to this, comforts is to washing machine. नेसेसिटी में कुछ भी आ जाएगा आपका, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये 5 चीज़ें आपकी नेसेसिटी में आएंगी। तो इट कैन बी एनीथिंग, फूड हो सकता है, क्लोथिंग हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, एजुकेशन और हेल्थ भी हो सकता है, ठीक है। फ्री गुड्स भाई साहब वैल्यू इन यूज होता है। फ्री गुड्स जैसे सनशाइन हमारे लिए फ्री गुड है, ऑक्सीजन हमारे लिए फ्री गुड है, ठीक है। इकोनॉमिक गुड्स वैल्यू इन एक्सचेंज। फ्री गुड्स का होगा वैल्यू इन यूज, इकोनॉमिक गुड्स का होगा वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े तौर पे जो इकोनॉमिक्स है उसका होगा नेशनल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स है उसका क्या हो जाएगा भाई साहब? माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स भाई साहब अगर इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड, एक घर का जो इनकम है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। पर्सनल इनकम। The human suggests an economic term for the giving statement. The human factor of production, इसको हम क्या बोलेंगे? लेबर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मशीनरी आता है, लैंड आता है, लेबर आता है, तो लेबर इज बेसिकली द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। द डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलेंगे भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स। फैक्टर रिवॉर्ड्स मतलब जो काम आपने किया है उसके एक्सचेंज में आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, आपकी सैलरी, आपका इनकम, आपका प्रॉफिट। सो द डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। द स्टडी of aggregates covering the entire economy, aggregates की study covering the entire economy is known as macroeconomics, ठीक है। Suggest an economic term for the given statements. The creation of capital assets through mobilization of savings, that is known as investment, ठीक है, okay. The ups and downs in the overall economic activities क्या बोलेंगे इसको? फ्लक्चुएशंस भी बोल सकते हैं या ट्रेड साइकिल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज ट्रेड साइकिल्स। एंड इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। खत्म हो गया रे, अरे बाबा रे। आपका भाई साहब कल इस पे टेस्ट होगा, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, बट